आदाब, नमस्ते। सॉरी मैं लेट हो गई हूँ और सबसे पहले मैं माफ़ी मांगती हूँ मेरी ख़राब उर्दू के लिए। मुझसे कहा गया कि आप उर्दू में बात करिए और अफसोस की बात यह है कि मैं दिल्ली में पली हूँ और अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल का प्रोडक्ट हूँ और अफसोस बीच में बचपन में आते थे उर्दू टीचर और कभी सही तरह सीखा ही नहीं, तो मेरी उर्दू बहुत ख़राब है। अब सबसे पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मैं ऑनेस्टली आपसे कह रही हूँ। हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ टूटी फूटी हिंदी हिंदुस्तानी में बातचीत करने की। तो ये जो मुद्दा है कम्युनल हार्मनी एंड कंस्ट्रक्टिव मीडिया, 20 साल पहले जब मैंने अपना जर्नलिज्म शुरू किया था, उस दौर में जब बाबरी मस्जिद का ज़माना था, अयोध्या का ज़माना था और मैं एक छोटी सी ट्रेनी थी इंडिया टुडे मैगज़ीन में, और एकदम से हमारा जो पूरा सब कुछ बदल रहा था। मैं दिल्ली में थी लेकिन पूरा ख़ानदान सब लखनऊ, रायबरेली डिस्ट्रिक्ट, प्रतापगढ़, कानपुर, इस इलाके में अवध के छोटे छोटे कस्बे शहरों में बसे थे। और उस बीच में एक अयोध्या का मसला सबके सामने आ गया। मुझे याद है मेरे ग्रैंडफादर जो हैं वो लखनऊ में एक छोटे से वकील थे और वो क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस करते थे। कचहरी रोड में उनका ऑफिस था और मुझे याद है उस ज़माने में भी कि उनको अपना नाम का प्लेट हटाना पड़ा क्योंकि एक माहौल बन गया था। और वो शख्स जो सालों से सब मिलजुल के साथ रहते थे, उनको जो अलगपन उनके ऊपर थोपा गया एकदम से। जो आपके पुराने दोस्त थे सब कम्युनल बातें करने लगे। मुझे भी अजीब अजीब लोगों ने दिल्ली में पूछा कि कैसे लगता है कि आपके पास हिंदू दोस्त हैं, या आप कैसे मुस्लिम हिंदुओं के बीच में काम कर सकती हैं। जर्नलिस्ट अजीब अजीब सवाल उस ज़माने में उठाते थे। वो शुरुआत थी। अब जो हो रहा है वो बाद में हुआ है। अब तो सालों से कुछ बढ़ रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो मैंने एक चीज़ की थी उस ज़माने में कि मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और 2 साल मैंने हिंदुस्तान को टूर किया और उसके बाद और फिर मैंने कॉलम्स लिखे थे वही इंडियन एक्सप्रेस में। और उस ज़माने में लोग मुझसे कहते थे कि आप 25 साल की करीब थी और आप कॉलम लिख रही हैं। और मुझे वो जगह लेकिन मिली अयोध्या के बाद, और मैं ढूंढ रही थी वो चीज़ें हिंदुस्तान में, छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोगों को मिलाती हैं, वो नहीं जो अलग अलग दिखाती हैं, जो कॉम्पोजिट कल्चर, या मैं कहती हूँ सिंक्रेटिक ट्रेडिशंस, छोटे छोटे दरगाह, छोटे छोटे आर्टिस्ट, गाने वाले, पेंट करने वाले, इस तरह की चीज़ें मैंने कवर की। मैं खुद बहुत ही लिबरल किस्म की हूँ, तो मैं आज भी जब कोई डिबेट आता है तो मैं कंजर्वेटिज़म के ख़िलाफ़ हमेशा बोलती हूँ। तो ये भी सच्चाई है मेरी। और वो मैंने किताब पहले नहीं लिखी, कॉलम्स लिखे। और बार बार लोग जैसे आशीष नंदी ख़ास तौर से, वो जब मुझे देखते थे और कहते थे अरे उन कॉलम्स की आपने किताब क्यों नहीं लिखी, सबा, दैट इज़ ग्रेट सोशियोलॉजिकल रिसर्च। तो उन्होंने ख़ास तौर से मुझसे कहा, और मैं ये सब कॉलम्स लिखने के बाद मैंने पॉलिटिकल रिपोर्टिंग शुरू की और वो ही भारतीय जनता पार्टी को कवर करना शुरू किया। और मैं तो शायद प्रोमिनेंट मुस्लिम जर्नलिस्ट हु हैव कवर्ड द बीजेपी, मुझसे कहा जाता है मैंने बहुत सालों से कवर किया। रोज़ मैं पार्टी ऑफिस जाती थी, उनके सब स्टेटमेंट्स कलेक्ट करती थी। और जब क्योंकि बीजेपी नेशनल लेवल पर आ रही थी उस ज़माने में, तो वो नई चीज़ भी थी। तो मुझसे कहा जाता था आप विश्व हिंदू परिषद से जाके मिलिए। तो मैं विश्व हिंदू परिषद से जाके मिली और गिरिराज किशोर, उमा भारती, इन सब लोगों से मैं जाके बातचीत करती थी। और जिस तरह की चीज़ें वो कहते थे मुझे समझ नहीं आता था कि मैं हंसूं कि रोऊं। वो मुझे याद है कि गिरिराज किशोर ने मुझसे कहा कि अरे आपके स्किन में पिंपल हैं, आप ये गौमूत्र साबुन लीजिए, गौमूत्र चूर्ण लीजिए। मैंने इसके बारे में लिखा है, हाँ आप ये सब लीजिए, आप इनका इस्तेमाल करिए।
और तो मैं सीधा मुंह लेकर मैं बैठी रही और मैंने कहा हाँ दीजिए, और मैं ले गई। और ऑफिस में उस इंडिया टुडे में उस ज़माने में स्वपन दास गुप्ता भी एडिटर थे, तो मैंने कहा स्वपन आपके लिए तोहफा गाव मूत्र साबुन, गाव मूत्र चूरन। उसके बारे में मैंने लिखा भी था बाद में, जब थोड़े सालों के बाद जब फिर से होश आके उस तरह के किस्सों के बारे में लिखा जा सकता है। लेकिन ये सच्चाई है। तो अजीब है। और जो प्रेजुडिस है मुसलमानों के खिलाफ, वो बिल्कुल जाहिल किस्म की प्रेजुडिस है। और मैं उसको, क्योंकि मैं करीब से देख पाई हूँ, मैं डरती भी हूँ आम लोगों के लिए, लेकिन ख़ुद के लिए मुझे इतना खौफ नहीं है, क्योंकि उसमें जब आप करीब से देखते हैं तो इतना इंटेलेक्चुअली पुअर और इतना प्रेजुडिस, और ये पूरा इमेज है कि मुसलमान ये करेगा, हमें मार डालेगा, बच्चे पैदा करेगा, इस तरह की चीज़ों का मैग्नीफाइड लेवल पर जो मैं शब्द मुझे मिल नहीं रहा, लेकिन जो मैचो मुस्लिम कौम, इनका पूरा जो लिटरेचर कल्चर जो आरएसएस वगैरह का था। और मैं बहुत बार झंडे वाला जा चुकी हूँ, मैं आरएसएस हेडक्वार्टर्स जा चुकी हूँ, मैंने सरसंघचालक शेषाद्री जी से इंटरव्यू लिया है, राजू भैया, इन लोगों से मैं मिल चुकी हूँ, क्योंकि मैंने इतने सालों तक बीजेपी को कवर किया। और वो उस दौर में ज़रूरी था कि आप पूरे संघ परिवार को समझें, क्योंकि वो आ रहे थे। आजकल जो रिपोर्टिंग होती है वो ज़्यादातर पूरा बीजेपी का माहौल भी बदल गया है, क्योंकि अब तो पार्टी वो मोदी का कल्ट वगैरह बन गया है, तो वो भी अलग एक ज़माना था। तो सालों से मैं ये कर रही हूँ। और जिस तरह की चीज़ों के बारे में मैंने लिखा भी है, जो कॉम्पोजिट सिंक्रेटिक, कभी कभी मुझे लगता है कि ये अच्छी चीज़ें हैं याद करने के लिए, लेकिन डू दे हैव एनी रेलेवेंस? क्या कुछ हमारे रोज़ की ज़िंदगी में कुछ असर होता है कि नहीं? क्योंकि ज़माना बदल रहा है, हम लोग अलग होते जा रहे हैं। और चाहे एक तरफ से, जहाँ तक मुस्लिम सोसाइटी का सवाल हो, एक तरफ से चाहे अगर आप कंजर्वेटिज्म से बाहर भी आना चाहते हैं, जो एक्सेप्टेंस आपको नहीं मिलती है मेन स्ट्रीम सोसाइटी में, जिस तरह की प्रेजुडिसेस होती हैं, वो तो मेरे साथ भी हुआ है। मेरे वालिद ने, जो खुद मुझसे बहुत बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने एक बहुत कॉलम लिखा कि मुझसे कहा गया कि ब्रोकर ने कहा कि आप अपना नाम मत दीजिए, फिर आपको घर मिल जाएगा, इस तरह की चीज़ें। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये हम जानते हैं। लोगों को घर नहीं मिलते, लेकिन फिर भी क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ डेमोक्रेसी है, और बहुत जगह एशिया में नहीं है, ये भी हमको याद करना चाहिए, नहीं है, टोटलिटेरियन रिजीम्स है, और वो उसमें भी एक चेक और बैलेंस आ जाता है। लेकिन क्या जो थीम आज है, इट इज़ मीडिया इन टू कवर कम्युनल हार्मनी, राइट? यही है थीम, हाँ, मीडिया कम्युनल हार्मनी। तो मैंने तो बहुत कवर किया है कम्युनल हार्मनी, लेकिन जो मेरा खासियत वो भी है कम्युनल डिसहार्मनी। इतनी राइट्स भी कवर की हैं, ये भी हमारी असलियत है। बहुत कुछ कई बार मैंने जर्नलिस्ट की जो ऑब्जेक्टिविटी छोड़ के एक्टिविस्ट वाला जोश इस इशू में डाला है। लेकिन फिर भी मैं फंडामेंटली एक पॉलिटिकल रिपोर्टर हूँ, मैं फंडामेंटली पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ। और आज के माहौल में देखिए, हम लोग खूबसूरत चीज़ें के बारे में तो मीडिया में कवरेज कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आजकल, मैं सीधी सी बात आपसे कहती हूँ, बहुत सारे इश्यूज के बारे में झूठ बोलते हैं लोग। और मीडिया में मेरे कोलीग्स जिनको मैं जानती हूँ, जिनसे मैं बात करती हूँ, जिनके टीवी शोज में जाती हूँ, सरासर झूठ बोलते हैं लोग। क्योंकि एक बहुत ही आसान, सबसे आसान स्टोरी दुनिया की ये है कि आप एक मौलाना को दिखाइए, मैं सीधी बात कर रही हूँ, बुरा मत मानिए, दाढ़ी दिखाइए, और कुछ भी दूर से आके ये आतंकवाद, नेशनल सिक्योरिटी, ये सब, बस ये इमेजेस की बात है। दिस इज मैनेजिंग इमेजेस, ये रियल फैक्ट्स की बात नहीं है। और आज के दौर में जो कश्मीर में जो हो रहा है, उसको भी इस्लामिक टेरर के गाइज में मिस रिपोर्टिंग हो रही है। और कश्मीर, मैं बहुत बार जा चुकी हूँ कश्मीर, और ये मैं बार बार कहती हूँ, कोई मुझसे सुनता भी नहीं है। अभी हाल में ही दिल्ली में
लेकर उसने कुछ मंत्रियों को बुलाया, कुछ जर्नलिस्ट को बुलाया, मुझे और ज्यादातर जो नेशनलिस्ट टाइप ऑफ जर्नलिस्ट, एक सवाल नकवी और एक शुजात बुखारी को श्रीनगर से बुलाया। और हमने जो भी कोशिश की, हम कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन लोगों ने सुना नहीं। ऑडियंस चिल्लाने लगी कि आप झूठ बोल रही हैं, आप एंटी नेशनल क्यों है, इस तरह का माहौल हो गया था ऑडिटोरियम में। और शुजात वो बेचारे कश्मीर से आए थे, एक अखबार के वहाँ एडिटर हैं, उनको भी ज्यादा तक कोई सुनने के लिए राजी नहीं था। उसमें मेरे जर्नलिस्ट कॉलीग्स भी बैठे थे क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर उसको इनॉग्रेट कर रहे थे और शायद ये जितेंद्र सिंह क्लोजिंग दे रहे थे, तो उस बीच में ये सब पहुंच गए थे बातचीत करने। लेकिन अगर कोई कहे कि ये सच्चाई है, कि मैं बार बार मैं यहाँ भी कह रही हूँ आपके सामने क्योंकि बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, कश्मीर में कभी भी जो इस्लामिक टेरर का जो सबसे बहुत ही खौफनाक जो चेहरा है कि मासूम बच्चों औरतों को मारा जाए, जिस तरह से पाकिस्तान में हो चुका है, कश्मीर का जो मूवमेंट, ये रियल फैक्ट्स की बात नहीं है। और आज के दौर में जो कश्मीर में जो हो रहा है उसको भी इस्लामिक टेरर के गाइज में मिस रिपोर्टिंग हो रही है। और कश्मीर मैं बहुत बार जा चुकी हूँ कश्मीर, और ये मैं बार बार कहती हूँ, कोई मुझसे सुनता भी नहीं है। अभी हाल में ही दिल्ली में एक सेमिनार हुआ कश्मीर के मुद्दे को लेकर, उसमें कुछ मंत्रियों को बुलाया, कुछ जर्नलिस्ट को बुलाया, मुझे और ज़्यादातर जो नेशनलिस्ट टाइप ऑफ जर्नलिस्ट, एक सबा नकवी और एक शुजात बुखारी को श्रीनगर से बुलाया। और हमने जो भी कोशिश की, हम कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन लोगों ने सुना नहीं। ऑडियंस चिल्लाने लगी कि आप झूठ बोल रही हैं, आप एंटी नेशनल क्यों है, इस तरह का माहौल हो गया था ऑडिटोरियम में। और शुजात वो बेचारे कश्मीर से आए थे, एक अखबार के वहाँ एडिटर हैं, उनको भी ज़्यादा तक कोई सुनने के लिए राज़ी नहीं था। उसमें मेरे जर्नलिस्ट कॉलीग्स भी बैठे थे क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर उसको इनॉग्रेट कर रहे थे और शायद ये जितेंद्र सिंह क्लोजिंग दे रहे थे, तो उस बीच में ये सब पहुंच गए थे बातचीत करने। लेकिन अगर कोई कहे कि ये सच्चाई है, कि मैं बार बार मैं यहाँ भी कह रही हूँ आपके सामने क्योंकि बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, कश्मीर में कभी भी जो इस्लामिक टेरर का जो सबसे बहुत ही खौफनाक जो चेहरा है कि मासूम बच्चों औरतों को मारा जाए, जिस तरह से पाकिस्तान में हो चुका है, कश्मीर का जो मूवमेंट है वो ज़्यादातर इंडियन स्टेट के ख़िलाफ़ हुआ है। मैंने कभी इस तरह की अट्रोसिटीज़ की सिविलियंस को मारा जाए, उस तरह के टेररिज्म के सामने कभी कश्मीर में हुआ नहीं है। दिल्ली में जब मैं बच्ची थी तो मुझे याद है जिस रोड में मैं रहती थी वहाँ 15 लोगों को दुर्गा पूजा की नाइट 1889 वहाँ पे सिख मिलिटेंट्स ने गन डाउन किया। वो आर्बिट्ररी लोगों को इट वाज अटैक ऑन सिटीजन्स, लेकिन इट वाज आर्बिट्ररी। हिंदुस्तान में जो टेररिज्म आया है जिससे हमारे प्राइम मिनिस्टर लीडर्स वगैरह मरे हैं, एक तो आप लोग सब जानते हैं कि राजीव गांधी को LTT ने मारा, उसके बाद इंदिरा गांधी को सिख बॉडीगार्ड्स ने मारा। हमारे यहाँ इतने सारे टेररिज्म से वी हैव डेल्ट विद इट। लेकिन अब जो हो रहा है कि क्योंकि दुनिया में वो आईसिस की बात होती है और हम सब चीज़ को उसमें मिक्सअप कर रहे हैं और सब चीज़ को बिल्कुल मिला के, तो अभी तो कश्मीर के बारे में हम रेडी नहीं हैं कि सुने कि कुछ और भी वजह हो सकती हैं, हिंदुस्तान ने कुछ गलतियां की होंगी, हम लोग सुन नहीं सकते हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप हुर्रियत को क्रिटिक नहीं करिए, और ये भी सच्चाई है कि अगर आप इंटेलिजेंस एजेंसी की बजट्स को देखें तो है कि काफ़ी सारा पैसा हुर्रियत के लीडर्स को मेंटेन करने में गया है। ये सब असलियत है। सच्चा रिपोर्टर जो है वो सच्ची बातें कहता है। लेकिन अब मुझसे कहा गया है कि देयर इज़ नाउ अ स्टेट डॉक्ट्रिन ऑन कश्मीर सभा। आप याद रखिए, इन्फ्लुएंशियल लोगों ने मुझसे कहा है कि अब एक स्टेट डॉक्ट्रिन है कश्मीर को लेकर। तो मुझे पता नहीं हाउ वी आर सपोज टू गो अलॉन्ग विद स्टेट डॉक्ट्रिन्स एज इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। कश्मीर के बारे में ये हो रहा है। अभी जो अलेजिड सिमी लोगों को मारा गया भोपाल में, अगर आप लोग मुझे पता नहीं
हिंदी चैनल्स, मैंने अंग्रेज़ी के चैनल्स में देखा तो ज़्यादातर लोगों ने, काफ़ी लोगों ने ये कहा कि एज इफ़ इट वाज नॉट कि हम लोग मान जाए क्योंकि ये आतंकवादी थे। अंडर ट्रायल्स को जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि ठीक है क्योंकि ये आतंकवादी थे। अंडर ट्रायल्स अनप्रूवन चार्जेस, और सालों तक, और मैंने खुद अपने करियर में इतनी स्टोरीज़ की हैं अबाउट कि लोगों को उठा के जेल में डाला, टेररिज्म के चार्जेस लगाए गए, सही या गलत ये सब जुडिशियल पुलिस प्रोसेस के बाद पता चलता है। अभी हाल में दिल्ली में एक और फंक्शन हुआ था जहाँ पे जो लोग रिलीज़ हुए हैं टेररिज्म की के चार्ज से, वो सब इकट्ठा हुए थे, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में था, और 20-20 साल के बाद लोग निकले हैं जेल से ऑन फेक केसेस। तो ये बहुत ही पेनफुल, दर्द देने वाला दौर है हमारी सबकी ज़िंदगी में। और मैं क्या कहूँ, ये इस तरह की थीम की कम्युनल हार्मनी इन द मीडिया तो आपको पूरा बेस्ट सेलिंग स्टोरी मीडिया का है वेरी इजीली इज़ टेररिज्म द डेंजर टू इंडिया। मैंने आज ही मेरा एक आर्टिकल, अगर आप लोग पढ़ सकें, इंग्लिश में है, वो इकोनॉमिक टाइम्स में आया है, मेरे सोशल मीडिया पेज में है। उस आर्टिकल इज़ मिलिटराइजेशन ऑफ द नेशनल इमेजिनेशन। आई हैव रिटन कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं इसकी। हम लोग, हमारी पॉलिटिक्स, हमारी सोसाइटी, हमारी फ़ौज भी, सबको नुकसान है इस तरह की इमेजेस को प्रोजेक्ट करने में, इस तरह की रियलिटी जो झूठी रियलिटी है उसको प्रोजेक्ट करने में किस तरह का हमें ख़ुद को नुकसान होता है। मैंने लिखा है, आप लोग प्लीज़ उसको एक्सेस कर लीजिए, पढ़ लीजिए। अंग्रेज़ी में है लेकिन आई एम श्योर बहुत लोग पढ़ भी पाते हैं, लेकिन मैंने डील किया है इसे शुरू से। और कम्युनल हार्मनी के बारे में क्या कहें, उसी मीडिया में जिसकी मैं बुराई कर रही हूँ, बहुत लोग हैं जो खूबसूरत चीज़ें को ढूंढते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और इस तरह की चीज़ों के बारे में लिखना या जगह पाना। एक और मुद्दा था अभी कैराना को लेकर, पूरा मुझे पता नहीं अगर और लोगों ने बात की, लेकिन कैराना शहर के बारे में एक कहा गया कि वहाँ कैराना एक उत्तर प्रदेश वेस्टर्न यूपी में छोटा सा शहर है। वहाँ से बीजेपी के लोगों ने कहना शुरू किया कि वहाँ से हिंदुओं को भगाया जा रहा है, और वो सरासर झूठ था। कैराना मुस्लिम डोमिनेटेड शहर है, हाँ सच है। हो सकता है कुछ लोग खुद से चले गए, लेकिन वो पूरा एक कैंपेन बनाया गया। और मैं बस एक छोटी सी बात आपसे कहना चाह रही हूँ कि कैराना जो है, मैं इससे एंड करती हूँ, क्योंकि कैराना जो है वो एक हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के घराने का नाम है। वहाँ से पूरा एक घराना शुरू हुआ है हिंदुस्तानी म्यूज़िक का, जिसके हिस्सेदार भीमसेन जोशी वगैरह बड़े बड़े संगीतकार भी हैं। वो उसी छोटे से कैराना से वो सब शुरुआत हुआ है। मैंने इसके बारे में भी एक आर्टिकल लिखा, लेकिन मैं कोशिश करती रहती हूँ, लेकिन क्या असर होता है, क्या इफ़ेक्ट होता है अब पता नहीं। लेकिन हम लोग, कुछ लोग हैं जो कोशिश करते रहते हैं। और बस इसके साथ शुक्रिया, थैंक यू।